बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर नंबर 8 का जो छूटा हुआ पार्ट था, त्रिविमीय व्यवस्था में मैंने पढ़ाया था ए प्रकार का परमाणु, ए बी प्रकार का परमाणु, ए बी और ए बी सी 3 प्रकार के पढ़ाए थे। तो आज मैं वहां पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 8 में ए प्रकार का, ए बी प्रकार का, और आज जो यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो ए बी सी प्रकार का। तो हेडिंग डालेंगे ए बी सी प्रकार। और ए बी सी प्रकार को अगर आप नाम देना चाहते हैं तो घनी निबिड़ संकुलन कह सकते हैं। घनी निबिड़ संकुलन, घनी निबिड़ संकुलन, इसे CCP या FCC कह सकते हैं। और ये 3D में है, त्रिविमीय व्यवस्था। क्लोज क्यूबिक पैकिंग, घनी निबिड़ संकुलन, क्लोज क्यूबिक पैकिंग CCP क्या होती है आइए देखते हैं। तो जैसे हम एटम्स को इस प्रकार अरेंज कर लें, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज करते, इधर भी ले सकते हैं उधर भी ले सकते हैं। ये 1D है, 1 डायमेंशनल है। थोड़ा दूर दूर लिखा मैंने जूम करके ताकि समझ में आ जाए। इसको 1 डायमेंशनल बोलेंगे। अगर हम यहीं पर एटम्स लगा दें, अब ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया, 2D हो गया, 2D हो गया। यहां पर भी आप लगा सकते हैं और यहां पर भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा दूरी बना के लगा सकते हैं। ये 2D हो गया, ठीक है। और नीचे लेना चाहें तो यहां पर ले लीजिए। ये हो गया आपका 2D। अब 2D के बाद हम किस में बात करने जा रहे हैं, 3D बनाना है। तो 3D के लिए देखो 1 2 3, यहां पर जो वाइड है उसे क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय रिक्ति। लेकिन जब हम इसके ऊपर एक एटम मान लो यहां पर लगा देते हैं, यहां पर, तो इस एटम को हमने लगाया। अब 3 एटम यहां थे, एक ये हो गया। तो इस एटम के नीचे कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बचेगा, या नीचे से लगाएंगे तो ऊपर बचेगा। तो यहां पर कुछ ना कुछ स्थान जो बचेगा उसी को क्या बोलेंगे, चतुष्फलकी रिक्ति, टेट्राहेड्रल वाइड्स। यहां पर भी हम यही काम कर सकते हैं, यहां पर भी यही काम कर सकते हैं। अब ये त्रिविमीय हो गया, यहां पर भी यही काम कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा मेरा बन रहा है लेकिन आप सेम एटम बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर भी यही काम कर सकते हैं हम लोग, यहां पर भी यही काम कर सकते हैं सेम हम लोग, यहां पर भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लीजिए मैंने कर दिया, ठीक। ये सब इनके बीच में जो रिक्तियां होंगी, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 बॉल्स के द्वारा जो रिक्ति उत्पन्न होती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स। यहाँ सब जगह बीच बीच में मैं लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए, टेट्राहेड्रल वाइड्स। यहाँ जो रिक्ति स्थान रहेगा उस रिक्ति को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल सब जगह आपका टेट्राहेड्रल प्लेस आया, बिल्कुल आया। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिविमीय हो गया। तो अभी केवल कितने प्रकार के, ए बी प्रकार के हैं। लेकिन हमें इन्हीं को किस में कन्वर्ट करना है, सी प्रकार के। तो जो ए एटम था वो तो एक प्लेन में था, बताइए था कि नहीं था, प्लेन में था। लेकिन बी वाला कहाँ गया आपका, बी वाला एटम जो गया है CCP, किसमें गया बी वाला एटम, ए हो गया बी वाला। ये टी फॉर क्या, टेट्राहेड्रल वाइड्स। जो बी वाला परमाणु है वो चतुष्फलकीय रिक्ति में गया है। ए वाला तो एक सतह पर था, बी वाला चतुष्फलकीय रिक्ति में गया है। ये सी कब बनेगा, जब एक परमाणु कहाँ जाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, अष्टफलकीय। अब कहेंगे आप लोग अष्टफलकीय रिक्ति कौन सी है, बताइए। तो अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, कितने गोलों को मिला के बनती है, 6 गोलों को। पिछला लेक्चर देख सकते हैं, 3 गोलों से त्रिकोणीय, 4 गोलों से चतुष्फलकीय, 6 गोलों से अष्टफलकीय। कैसे, देखो
यहाँ पर अगर जो स्पेस हम दिख रहा है तो कितने गोले यहाँ पर, 1 2 3, 3 नीचे और 1 2 3, 3 ऊपर, तो 3 और 3 कितने गोले हैं, 6। अगर यहाँ पर जो मैं एटम्स लगा दूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कलर कर दे रहा हूं, ये यहाँ पर जो मैंने एटम्स लगाया, ये आपके एटम्स के नीचे जो यहाँ पर स्पेस खाली बचेगा उसे क्या बोलेंगे, अष्टफलकी रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पर भी देखो अष्टफलकी रिक्ति, 1 2 3 नीचे हो गए, 1 2 3 ऊपर हो गए, तो यहाँ पर भी हम एक एटम अष्टफलकी रिक्ति हो जाएगी। यहाँ पर जब एक एटम लगा देंगे तो यहाँ भी जो वाइड आएगी वो क्या कहलाएगी, अष्टफलकी रिक्ति। मतलब ये जो परमाणु है किस में जा रहा है, अष्टफलकी रिक्ति में, एक अलग से अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। और अभी तक ये भी अलग ग्रहण किया, ये हो गया। और भी हम नीचे चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ भी परमाणु बढ़ाएंगे तो ऐसे ऐसे बनते रहेंगे। मतलब ये जो परमाणु गया वो किस में गया, अष्टफलकी रिक्ति में गया। ये जो परमाणु गया किस में गया, अष्टफलकी रिक्ति में। समझना ध्यान से। तो ये वाला परमाणु क्या था बच्चों, ए, जो एक प्लेन में था। ये वाला परमाणु किस में था, चतुष्फलकी रिक्ति में। बी वाला किस में गया, चतुष्फलकी में। और ये जो सी वाला है वो कहाँ गया, अष्टफलकी में। कहाँ गया, अष्टफलकी में। ये इसको लिख देंगे चतुष्फलकी रिक्ति, चतुष्फलकीय फलकीय रिक्ति। और सी वाला क्या है बच्चों, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, रिक्ति। ठीक है, अष्टफलकी रिक्ति। इतना समझ पा रहे हैं। मतलब ए वाला जैसे था वैसे 1 डायमेंशनल में रहेगा या 2 डायमेंशनल, और ये बी वाला किस में, ए वाला किस में 2 डायमेंशनल में रहेगा, बी वाला किस में रहेगा, त्रिविमी में रहेगा, चतुष्फलकी रिक्ति में ग्रहण करेगा। और सी वाला जो रहेगा वो त्रिविमी व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन कौन सी रिक्ति में जाएगा, अष्टफलकी रिक्ति में जाएगा। तो ये है आपका क्या है बच्चों, एबीसी प्रकार का त्रिविमी व्यवस्था। बात समझ में आई। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कितना होता है बच्चों, 12। कैसे होता है उस विषय को जरा जानिए। भाई यहाँ पर अगर हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जाने तो ये एटम डायरेक्ट कितने एटम के टच में है वो देखो जरा। इस एटम की बात कर रहा हूं, तो ये एटम एक, यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एटम डायरेक्ट कितने एटम के टच में, 6। तो आपका आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इतने ही एटम हो, इसके ऊपर भी तो होंगे, इसके पीछे भी तो होंगे। बताइए, हाँ बिल्कुल होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये एटम है, छोटा बना रहा हूं क्योंकि जगह कम है। अच्छा, पहले 6 एटम लगा लें तब इसको लगाए ना, या चलिए लगा लेते हैं। मान लीजिए एक एटम यहाँ हो गया, एक एटम यहाँ हो गया, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ। इसको आप लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर वाला ये है, मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, ये यहाँ पर कितने एटम से घिरा हुआ है, 6 एटम से। इस प्रकार से, मतलब इधर 1 2 3 4 5 6, मतलब इस प्रकार से 6 एटम है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं बात को। अब 3 एटम्स ऊपर होते हैं, ये 3 एटम्स ऊपर होते हैं और 3 ही एटम्स नीचे होते हैं। 3 एटम्स ऊपर, 3 एटम्स नीचे। इनको नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब ये जो एटम होगा इसको ये 3 ऊपर से डायरेक्ट टच करेंगे, 3 नीचे से टच करेंगे और 6 इसके पड़ोसी हैं, आसपास वाले। मतलब इस एटम को अब मैं ये बोर्ड में चूंकि नहीं दर्शा सकता, आप इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे मेरा हाथ ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसके चारों तरफ कितने होंगे, 6। 3 ऊपर होंगे
1 2 3 जो इसको टच करते रहेंगे, और 3 नीचे होंगे 1 2 3, और तीनों इसको नीचे से टच करेंगे, ऊपर से 3 टच करेंगे, और 6 आसपास से चारों तरफ से टच करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब इसको कितने कुल टच कर रहे हैं, 12 एटम टच कर रहे हैं। तो यही तो है कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने किसी भी परमाणु को जितने परमाणु डायरेक्ट टच करते हैं वो इसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। नोट करिए सभी लोग। हाँ तो बच्चों, अब मेरे किसी शुभचिंतक खास स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा है मेरे पास। वो पूछा है कि सर बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आइए देखते हैं। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। बीसीसी का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड बनाइए, मैंने बनाना सिखाया था आपको, बिल्कुल सिखाया था। कहने का मतलब अगर हम बात करें ये हमारा क्या है, अभी सिंपल है। सिंपल में क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं। 8 कोने होते हैं और 8 पर एक एक परमाणु होता है, ठीक है। लेकिन बॉडी सेंटर, अब ये सिंपल है, बॉडी सेंटर कब बनेगा, जब इसके बॉडी में यहां पर एक एटम आ जाएंगे। और ये एटम इतने छोटे नहीं होते हैं, ये एटम इतने बड़े होते हैं कि एक दूसरे को टच करते रहते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। बात समझ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल समझ आ रही है। तो ये एटम ये इतना बड़ा होगा कि इसको स्पर्श करेगा, ये इतना बड़ा होगा कि इसको स्पर्श, मतलब सभी एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। सब एग्जांपल के तौर पर आप एक बॉक्स लीजिए, चौकोर क्यूब हो, उसके बीच में एक बॉल डाल दीजिए और उसके कोनों पर एक एक बॉल लगा दीजिए, तो बीच का बॉल जो होगा वो सभी को टच करता रहेगा। जो बीच वाला बॉल है इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, सभी के संपर्क में रहेगा। समझना जरा ध्यान से। तो कहने का मतलब किस प्रकार से ये टच करेगा, अगर आप देखना चाहते हैं, समझना कितने लोगों को टच करेगा। तो ये इसको भी टच करेगा, 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 इसको भी टच करेगा। टोटल कितने लोगों को टच कर रहा है, तो ये टोटल देखो 8 को, 8 एटम है, तो 8 को ये टच कर रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर देख लीजिए। जैसे मैं कहता हूं ऊपर कितने एटम है, बताइए, ऊपर कितने एटम है आपके पास, 4, नीचे कितने एटम है, 4। समझना जरा ध्यान से। तो नीचे के एटम्स, ऊपर के एटम्स सामने ही ले लो, इधर ले लो, पीछे ले लो। जैसे हम सामना लेके बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सामने का फिर हमने बनाया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर एक एटम था, यहां पर दूसरा एटम था, यहां पर तीसरा एटम, थोड़ा टच करते रहेंगे एक दूसरे को। ये थोड़ी इसकी लंबाई कम कर देते हैं, टच करने लगेंगे एक दूसरे को। यहाँ पर ये दूसरा एटम था और ये सब एक दूसरे को टच करते रहेंगे। इतना आप लोग बना लीजिए ध्यान से, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, ये जो सेंटर वाला एटम है वो कहां पर होगा, पीछे की साइड, मतलब यहां पर होगा ये वाला एटम। समझना जरा ध्यान से। और इसको मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा इनको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये कॉर्नर वाले एटम है, आपकी साइड वाले यानी हमारी साइड वाले, कॉर्नर वाले। और ये जो एटम है मैं इसको इतना दिखा रहा हूं, ये नीचे वाला है, ठीक है। एक एटम यहां पर है, वो एटम इन 4 को तो टच ही कर रहा है, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ।
और जैसे आगे 4 एटम है आपकी साइड, तो उसी प्रकार पीछे भी तो होंगे भाई। ये वाली फेस को मैंने निकाल लिया, ये अब नीचे पीछे वाली फेस भी तो है। जैसे पीछे वाली फेस को या इस वाली फेस को मैं नीचे दिखा दे रहा हूं। ऊपर वाली फेस ये हो गई, 1 2 3 4 एटम थे, बीच में एक एटम था। इन चारों को टच कर रहा है सामने की तरफ, पीछे भी तो टच करेगा। कैसे करेगा? पीछे वाला ही दिखाता हूं यहां पर। ये मतलब एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके पीछे वाले एटम, पीछे वाले एटम ये, और एक एटम यहां पर है जो इन चारों को टच कर रहा है। यही वाला एटम है, देख लीजिए, यही वाला एटम यहां पर लगाया मैंने। मतलब ये पूरा भाग पीछे की साइड का है, बैक साइड का, ये पूरा भाग आगे की साइड का है। अब इनको उठा के इस पे सेट कर दो, तो यहाँ पर एक एटम है, ये पीछे के 4 एटम्स को टच कर रहा है और आगे के भी 4 एटम्स को टच कर रहा है। तो टोटल कितने एटम्स को टच कर रहा है? 8 एटम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 एटम को, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी? 8 होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों आइए अब आगे हेडिंग डालते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक सेल का घनत्व। क्या बच्चों? एकक सेल का घनत्व। घनत्व आप लोग जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे। घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। इस प्रकार से होता है, रो से। और घनत्व तो निकलता कैसे? द्रव्यमान बटे आयतन से निकलता है। किससे निकलता है? द्रव्यमान बटे आयतन से निकलता है। घनत्व का फॉर्मूला है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल में हम बेसिकली किसको मान के चलते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल को। किसको मान के चलते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल को। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल को हम बेसिकली मान के चलते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है बच्चों? ये इस प्रकार से एक एटम यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस प्रकार से एटम होते हैं। ये कौन सी होती है? क्यूबिक यूनिट सेल होती है। कौन सी होती है? क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम आगे चलेंगे। इसी के लिए हमें क्या निकालना है? घनत्व निकालना है। द्रव्यमान और आयतन का घनत्व निकालना है, ठीक है ना। अब मैंने वो बात आपको पता है, क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला सिंपल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड, चौथा इंड सेंटर्ड। बताया था मैंने, पहले का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर हमें क्या बात करना है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? द्रव्यमान। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आया तो उसका द्रव्यमान दूसरा होगा। क्यों? उसमें एक एटम होगा। अगर हमारे पास बॉडी सेंटर आया तो उसका द्रव्यमान दूसरा होगा क्योंकि 2 एटम होगा। अगर हमारे पास तीसरा आया तो उसका द्रव्यमान दूसरा होगा क्योंकि 3 एटम होगा, 4 एटम होगा। तो आइए द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले 2 काम करते हैं। द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं? 2 काम करते हैं। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या पहले लिखेंगे, ठीक है ना। नंबर ए पॉइंट, एकक माने यूनिट सेल। एकक सेल, एकक सेल माने क्या? यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, ये काम पहला करेंगे। और दूसरा बी नंबर क्या करेंगे? बी नंबर हम करेंगे परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान, समझना जरा ध्यान से। एक पहला द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 काम। ए नंबर एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, बी नंबर परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बच्चों? m/NA। अब आप कहेंगे यहां पर सर m क्या है, Na क्या है? तो m को आप कह सकते हैं अणुभार है। क्या बच्चों? अणुभार। और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। मैं यहां लिख देता हूं अभी, चलिए अभी लिख दूंगा, फिलहाल आप इतना जानते रहिए।
यम अणुभार यानी एवोगैड्रो नंबर, अभी मैं कहीं लिख दूंगा जगह मिलने पर। द्रव्यमान आपका आ जाएगा, परमाणुओं की संख्या लिख देंगे और ये परमाणु का द्रव्यमान लिख देंगे, तो परमाणुओं की संख्या परमाणु का द्रव्यमान का आपस में गुणा हो जाएगा तो द्रव्यमान संख्या में मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब अगर हम क्यूब में देखें तो चूंकि क्यूब है, घन है, तो जैसे ये कोर लंबाई होती है, मान लो ये ए है, ये भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है बच्चों, ए है। मतलब ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, सेम होती है क्यूब में। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लंबाई क्या है ए, गुणित चौड़ाई क्या है ए, गुणित ऊंचाई क्या है ए, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ये हमारा आयतन मिल गया कि नहीं मिला। अब इसी आयतन को उठा करके हम फॉर्मूले में रख देंगे, इसी आयतन को उठा करके हम फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान, अच्छा, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, इसे हम क्या मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या क्या मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या जेड मल्टीप्लाइड बाई परमाणु का द्रव्यमान, अर्थात यम अपॉन एन ए। तो क्या हो जाएगा, यम अपॉन एन ए। बात समझना ध्यान से। फिर बटे लगाएंगे पूरे का, बटे के बाद आयतन, आयतन कितना मिला हमें, ए क्यूब। ए क्यूब पता है ये सबको, जी हाँ। अब आपको पता है कि जो तीसरी वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे के पास पहुंच जाएगी। तो हम इसको, इसी फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार सेट कर लेंगे, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। यही हमारा घनत्व निकालने का मेन फार्मूला हो गया। प्रो बराबर यहाँ लिख सकते हैं, घनत्व बराबर ये, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे जहां, क्या बच्चों, जहां, यहां से मैं मिटा देता हूं इसको, जहां, एक एक करके बता रहा हूं। जेड बराबर क्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जेड के बाद क्या आया आपका, यम। यम बराबर, बताइए यम बराबर क्या, मैंने बताया अणुभार, अणुभार। और एन ए क्या है, एवोग्रेडो संख्या, एवोग्रेडो संख्या। ये बताया एवोग्रेडो संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणित 10 के घाते 23, 6.023 गुणित 10 के घाते 23, ये एवोग्रेडो नंबर होती है। बात समझ आ रही है। ए क्यूब क्या है, आयतन है, ए क्यूब आयतन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, आयतन। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। तो हमारा डेंसिटी इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, घनत्व तो निकाल सकते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, समझिए, और जहां कहीं प्रॉब्लम होती कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए हरिओम।